आज क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में जानेंगे। चलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं जो इकोनॉमिक्स है, ये जो न्यू सब्जेक्ट है, ये आखिर सब्जेक्ट है किस तरह का, इसमें आखिर हम लोग पढ़ते क्या हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी को। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ओके, जैसे इकोनॉमी का अर्थ हो गया कि जैसे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहने का अर्थ है कि मॉनेटरी टर्म में जो भी कोई चीज़ प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज़ का जो ग्रोथ होता है, गुड्स एंड सर्विस का जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है, लेन देन होता है, जो भी हम मॉनेटरी फंड में, मॉनेटरी टर्म में हम जो इसको यूज करते हैं, उसे ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसी इसी एक्टिविटी को, इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब हम लोग पढ़ते हैं, उसे ही हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, तो ये सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, तो समझते हैं इसमें कि ये पालमपुर गांव आखिर है क्या। ठीक है, ये पालमपुर गांव जो है, ये एक एक्चुअली में एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज क्या होता है? हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब है एक इमेजिनरी विलेज, जिसका मतलब कि ये कोई एक रियल विलेज नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर कोई पालमपुर नाम का कोई विलेज होगा तो उस जगह का ये कहानी को उठाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पालमपुर बस एक इमेजिनरी सिचुएशन है। बहुत सारे गांव, बहुत सारे ऐसे जगहों का एक समान एक ऐसा सिचुएशन है, उसको बस एक दिखाने के लिए एक नाम लिया गया जो कि है पालमपुर गांव। तो आपको एक दिमाग में एक कंडीशन, एक सिचुएशन बना के रखना है कि पालमपुर गांव कैसा है, उसी के पहले बारे में समझेंगे। ठीक है, टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी। इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के पीछे में किन किन एक्टिविटी का योगदान होता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो let us see how various resources are combined to produce the desired goods and service in the village पालमपुर। इस गांव में जानेंगे कि आखिर ऐसा जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से टाइप, कौन कौन से वेरियस रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। ठीक है, और वो कैसे एक साथ जुड़ करके कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो पालमपुर एक क्या है, एक पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है, जो कि जैसे कि उसके नेबरिंग विलेजेस से, टाउन से, जैसे कोई भी गांव होता है तो उसके आसपास कुछ कुछ टाउन से वो जुड़ते हैं। सपोज दैट ये एक विलेजेस है और ये एक बहुत बड़ा सिटी है, तो इससे आने जाने का एक जुड़ाव होगा, जैसे रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, आसपास उसके कुछ कुछ गांव होंगे, कुछ बड़े बड़े सिटी होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको होंगे। जैसे कि उसी में से एक गांव को दिखाया गया है कि उसके आसपास का एक गांव है रायगंज, एंड सेकेंड है शाहपुर। ओके, तो जैसे कि वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, सब चीज़ की व्यवस्था है। ठीक है, जो एक नॉर्मल गांव में जो चीज़ मिलते हैं वो सब चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, दिस विलेज हैज़ 450 फैमिलीज़। यहाँ पर लगभग इस गांव में 450 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, जिसमें से 80 अपर कास्ट के हैं। और जिस अपर कास्ट के तो हैं इस 450 में, 80 अपर कास्ट के हैं, बट मेजोरिटी जो है ना, इनके मेजोरिटी ऑफ लैंड ये ज़्यादा है इस गांव में। मतलब 80 जो अपर कास्ट है, इनका जो ज़मीन है ना, ये बहुत ज़्यादा है, इनके पास ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा दिमाग में हमको ये लेके चलना है कि इस समय ऐसे गांव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर 450 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से 80 अपर कास्ट के लोग हैं, और वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ लैंड उनके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट कहने का तात्पर्य है जैसे दलित। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इनका जो है ये 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। कहने का मतलब 1/3 ऑफ द, कहने का पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि अगर 450 है तो ये एटलीस्ट 150 फैमिलीज़ यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेजेस, ये गांव के किसी कॉर्नर पर रहते हैं। ठीक है, एंड इन सच स्मॉलर हाउसेस कंपेयर टू द हाउस ऑफ द अपर कास्ट फैमिलीज। ठीक है, और अगर कंपेयर किया जाए अपर कास्ट फैमिलीज़ के घरों के मुकाबले में, तो इसके घर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के वहाँ पे उस गाँव में। और उस गांव में क्या क्या चीज़ की सुविधा है तो वो भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको 2 प्राइमरी स्कूल भी है। ठीक है, एंड एक हाई स्कूल भी है, साथ में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है। ठीक है, एक प्राथमिक चिकित्सालय जो होते हैं गांव में कोई भी। ठीक है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है कि एक नॉर्मल ऐसा डॉक्टर, एक प्राइवेट डॉक्टर है जो अपना अपना खोल के रखा है, अपना तमझम खोल के रखा है। ठीक है, अब हमको इससे समझना है कि व्हाट कैन वी कंक्लूड। अब हम इससे समझते क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली पहले एक पालमपुर गांव के बारे में जानेंगे, एक गांव के सिचुएशन को, कंडीशन को समझेंगे, उस गांव में क्या क्या चीज़ की व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम इस चैप्टर में समझेंगे कि इस चैप्टर में
इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जाने हैं उस चैप्टर का पहले हम लोग ओवरव्यू समझ लेते हैं, ठीक है। कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऐसे नहीं होता है, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के पीछे उसमें बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेबर होते हैं, कैपिटल होते हैं, अभी समझेंगे कि कैपिटल भी किस किस टाइप का कैपिटल होता है वो भी समझेंगे, और ह्यूमन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। लेबर लगते हैं, ठीक है, और भी चीज़ लगते हैं, ज़मीन लगते हैं, बहुत कुछ की व्यवस्था लगता है, ठीक है। कोई भी चीज़ का जो हम प्रोडक्शन करना है, सपोज दैट हम एक फार्मिंग को अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर लेकर चलें, ठीक है, तो भी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, फार्मिंग को लेकर के हम इस चैप्टर में समझेंगे कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में कौन कौन से पीछे फैक्टर लगते हैं वो समझेंगे। दूसरी बात इस फार्मिंग समझेंगे पालमपुर में, ठीक है। तो पालमपुर में जो फार्मिंग हो रहा है ना, वो फार्मिंग वहाँ पे लगभग 75% जो है ना, जो आश्रित है, ठीक है, डिपेंडेंट है, वो फार्मिंग पर है। तो इसका मतलब है कि 25% किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट होंगे, तो 25% नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, ओके। अब उसके बाद वहाँ पर जो लैंड है पालमपुर में, वो लैंड है फिक्स्ड, ठीक है। और इस फिक्स्ड लैंड में प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाए, ठीक है, ये एक सवाल है, फ्रॉम द फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। और एक सवाल है कि विल द लैंड सस्टेन इन द केस, अगर हम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे उसी फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड में, ठीक है, तो क्या वो लैंड सस्टेन कर पाएगा, क्या वो उसकी अवेलेबिलिटी रह पाएगी, ठीक है, क्या वो उसे झेल पाएगा, तो ये समझेंगे इस चैप्टर में, ओके। और भी कुछ कुछ फैक्टर है, जैसे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स के बीच में क्या सभी को किसी फार्मर को इतना अगर ज़मीन है तो किसी फार्मर को इतना बड़ा ज़मीन है, किसी फार्मर को इतना ज़मीन है, तो सब फार्मर के बीच में देखेंगे जो लैंड है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कितना है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, कोई स्मॉल है, किसी के पास मिडल है, कोई हाई फार्मर्स भी हैं, ठीक है, वो समझेंगे। उसके बाद हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब ऐसा है कि अगर फार्मिंग एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर फार्मिंग अगर ही कर रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है तो उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो अब वो लेबर आएंगे कहाँ से, वो एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, अब ये कैपिटल आएगा क्या, कैपिटल भी बहुत टाइप के होते हैं, वो इस चैप्टर में समझेंगे। और फोर्थ पॉइंट है सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ऐसा है कि जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोड्यूस होगा, तो उसका जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस जो होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं सरप्लस, ठीक है। अब उस सरप्लस का क्या किया जाएगा, उस सरप्लस को बेच दिया जाएगा, ठीक है, तब उससे अर्निंग होगा, तब हम लोग उसका कैपिटल का यूज करेंगे। अब कैपिटल का उसका यूज किन किन चीज़ों में किया जाएगा उस पालमपुर गांव में कैसे कैसे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो समझेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये समझते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, अब इसके बारे में समझते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, अब प्रोडक्शन क्या, तो प्रोडक्शन हो गया जैसे गुड्स एंड सर्विस। अब हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब क्या है, एक प्रोडक्शन है, ठीक है, वो सब क्या है, एक थिंग्स है। तो उसको जो हमको जो जोड़ी है वो कहाँ से आएंगे, तो सब कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, 4 रिक्वायरमेंट्स होती है, ज़रूरत होती है। पहला तो लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल, चौथा ह्यूमन कैपिटल। अब समझेंगे लैंड, ज़मीन हम लोगों को क्या चाहिए, वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, सच एज फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स, ये हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है कोई भी चीज़ को। चलिए मल्टीनेशनल कंपनी बनाना है तो वो भी एक, उसके लिए भी एक ज़मीन चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट हमको कहीं पर भी हमको कुछ करना है तो हमको उसके लिए भी हमको भी एक ज़मीन चाहिए, ठीक है। अब है लेबर, अब हमको लेबर की ज़रूरत है। तो लेबर क्या है कि अब उस फार्मिंग का ही अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चले तो लेबर क्या करेंगे, पीपल विल डू वर्क, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। अब अदर नेचर ऑफ वर्क में हम लोग को अदर रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि कहीं पर हमको ऐसा होता है, जैसे सपोज दैट फार्मिंग है तो फार्मिंग में भी हम लोग को लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और डॉक्टर, अगर कहीं अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे नहीं ना कोई भी राह चलते व्यक्ति आए और उसको हम लोग सब सारा सामान पकड़ा दें और उसको बोलेंगे जाओ ऑपरेशन करो, तो डॉक्टर के लिए क्या होगा, उसके लिए एक हमको रिक्वायरमेंट्स है कि उसको हमको डॉक्टर का डिग्री लेना होगा, डॉक्टर का पढ़ाई करना होगा, उसका स्टडी करना होगा, तब जाके डॉक्टर बनेंगे, तब जा करके हम उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, ओके। तो किसी को हमको स्किल्ड चाहिए और कुछ हमें एजुकेटेड चाहिए और कुछ हमें अनएजुकेटेड, हर डिपेंडेंट करता है कि किस तरह का नेचर ऑफ वर्क है, ओके। फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में हम लोग देखते हैं कि वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्स एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल कैपिटल कहने का अर्थ है कि फिजिकल कैपिटल भी ना सब
टाइप्स में आपको बढ़ जाते हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कहने का अर्थ है कि ऐसे इनपुट, वैरायटी ऑफ इनपुट्स लगते हैं कि कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हमको बहुत टाइप के इनपुट्स लगते हैं। उसी इनपुट्स में से एक फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या लगता है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। करने का अर्थ है कि ऐसे फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स है। सपोज दैट अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि ट्रैक्टर लगेगा, ठीक है, वहाँ पर हम लोगों को फर्टिलाइज़र्स लगेंगे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स लगेंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग को यूज किए जाते हैं, सीड्स लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल, टूल्स, मशीन्स। अब ऐसे नहीं कि फार्मिंग में ही, अदर एक्टिविटीज़ में भी हमको एक फिक्स्ड कैपिटल लगता है और एक लगता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड, ठीक है। वर्किंग कैपिटल बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है, लेकिन एक फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक कोई स्टूडियो में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कैमरा का ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग को एक कैमरा, एक स्टूडियो और एक वाइट बोर्ड, ठीक है, ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, लैपटॉप, ये सब का ज़रूरत पड़ता है। तो वैसे फिक्स्ड कैपिटल में आ गया, ठीक है, क्लियर। अब है ह्यूमन कैपिटल। ऐसा है कि अब ह्यूमन का भी ज़रूरत होता है। ऐसा तो नहीं कि अगर लैंड, लेबर, अगर फिजिकल, ये तीन चीज़ आ भी जाए तो अगर ह्यूमन ही ना रहे तो ऐसा तो नहीं है कि हो पाएगा। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए, ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन में सबसे जो मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है वो तो ह्यूमन कैपिटल के, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर ही एक नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ठीक है, पीपल एज रिसोर्स, ओके। तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल को समझते हैं, ठीक है। जैसे द नॉलेज एंड इंटरप्राइज रिक्वायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए? एक कोई भी ऑफिस है तो उसमें एक ऑफिस में एक व्यक्ति के ऊपर तो ऑफिस नहीं चलेगा, हॉस्पिटल एक व्यक्ति के ऊपर में तो नहीं चलेगा, उसमें हम लोग को भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग को पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। भिन्न भिन्न स्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, जो भी डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको नॉलेज चाहिए हम लोग को, इंटरप्राइजेस हम लोगों को चाहिए होता है, ओके। अब समझते हैं कि अब समझेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग हो कैसे रहा है, ठीक है, ये समझते हैं। तो ये आपको बताए थे कि वहाँ पर जो लैंड है वो है फिक्स्ड, ठीक है, वहाँ पर सभी को फिक्स्ड है लैंड ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, वो जितना ज़मीन है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो है ना 75% लोग, मेन एक्टिविटी क्या है 75% लोगों का, वो है फार्मिंग, ओके। तो कांस्टेंट ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। अब लैंड एरिया तो फिक्स्ड है, अब उसी में सबसे बड़ा चैलेंज है इस फार्म प्रोडक्शन के ऊपर में कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके उसी सेम लैंड पर क्या हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कर सके? क्या ऐसा कोई तरीका है? अब ये समझते हैं कि क्या ये तरीका है या नहीं है, उसके ऊपर आगे देखते हैं। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में जितने भी ज़मीन उस पर कल्टिवेशन हो रहा है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी ज़मीन नहीं बचा है। तो अब समझते हैं कि क्या कोई तरीका है, तो समझते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, खरीफ, यानी कि रेनी सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ वाले फसल जो बोए जाते हैं, खरीफ सीजन जो होते हैं, रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन में क्या होते हैं? ज्वार एंड बाजरा वहाँ पे बोया जाता है, ठीक है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड के रूप में भी इसको यूज करते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो की खेती कर लिया जाता है, आलू की खेती हो जाती है। विंटर सीजन में, यानी कि रबी वाले सीजन में, फील्ड्स आर सोन विथ वेट, ओके। तो गेहूँ को बोली जाता है, यानी कि ठंडे के समय में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले समय में वहाँ पर गेहूँ को बोया जाता है, ओके। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू सुगर कैन विच इज हार्वेस्टेड once every year. Sugar cane in its raw form or as jaggery is sold to traders in शाहपुर, ओके। ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया, उसी लैंड एरिया का जो सबसे बड़ा पार्ट, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हम लोग को शुगर कैन भी कहते हैं। शुगर कैन मतलब, शुगर कैन एक ऐसा फसल होता है ना जो समझ लीजिए ऐसा हार्वेस्ट, वो आपको थ्रू आउट द ईयर, मतलब वो लगभग उसमें एक ईयर लग जाता है, 1 ईयर लग जाता है उसको हार्वेस्ट होने में, ठीक है। तो शुगर कैन का हम लोग इसको रॉ फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, उसका जैगड़ी यानी कि हम उसको गुड़ के रूप में यूज कर सकते हैं और उसको बेच करके बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब उसको शुगर कैन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो शाहपुर का एक एग्जांपल दिया गया। शाहपुर क्या? वही पालमपुर के जो नेबरिंग जो आपको विलेजेस हो गए वो, ओके। चलिए आगे समझते हैं। अभी मल्टीपल क्रॉपिंग फर्दर हेल्प इन द इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स देखिए, ये जो आपको जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, आप इसको पहले समझिए कि ये मल्टीपल क्रॉपिंग होता क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। ये मल्टीपल क्रॉपिंग को समझते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग करने का तात्पर्य है कि एक ऐसा एरिया, एक सेकेंड आपको समझाते हैं। सपोज दैट मल्टीपल क्रॉपिंग का करने का मतलब है, ये है इतना ऐसा एरिया है, ठीक है। इस एरिया में आपको एक साल में, ठीक है,
कभी रबी फसल बो रहे हैं, कभी खरीफ फसल बो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अलग अलग थ्रू आउट द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, जब हम उसी सेम पैच ऑफ लैंड पर जब हम लोग उगाते हैं, ग्रो करते हैं, अलग 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 क्रॉप्स उगाते हैं उसी पूरे ईयर में, तो हम लोग उसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग कहने का यही मतलब है कि एक साल में उसी पीस में, उसी लैंड में हम अलग 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 फसल उगाते हैं, ठीक है, अलग 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 फसल उगाते हैं। क्लियर? To grow more than one crop, to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, to grow more than one piece of land, ठीक है, यानी कि ये एक साल में, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आपको उसी सेम पीस ऑफ लैंड में जो मोर देन वन क्रॉप, यानी एक क्रॉप से अलग अलग, अभी हम आपको रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में आपको समझाए थे। ओके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग से कंफ्यूज नहीं कर लेना है। मिक्स्ड क्रॉपिंग एक अलग चीज़ होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग कहने का मतलब ये है, मिक्स्ड क्रॉपिंग का बताते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग करने का मतलब है जो ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है, ये ड्यूरिंग द ईयर को हम लोग क्या करेंगे, काट देते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 8, एक सेकेंड, एट दी सेम पीरियड, ठीक है, एट दी सेम पीरियड। ओके, ठीक है, इसको जगह पर एट द सेम पीरियड कहने का मतलब है उसी पीरियड में जब हम लोग उसी सेम पीस ऑफ लैंड पर अलग अलग क्रॉप जब हम लोग उसको उगाएंगे, ठीक है, अलग अलग क्रॉप। जैसे कि इधर देखिए, इधर क्या लग गया, गेहूं का लग गया, इधर मकई का लग गया, ठीक है। तो ये जो एक ही जगह पर यहाँ पर ये अलग अलग लगा हुआ, यहाँ पर अलग लगा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग कहने का अर्थ है कि उसी वक्त, मतलब उसी पीस ऑफ लैंड पर जब हम लोग अलग अलग क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। लेकिन थ्रू आउट द ईयर जब हम लोग अलग अलग फसल बोते हैं, एक साल में जब हम लोग अलग अलग सीजन पर जब हम लोग उसको फसल बोते हैं उसी पीस ऑफ लैंड पर, तो उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। इस मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग से क्या होता है, इनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। ओके, ये तो सब एक फैक्टर हो गया, ठीक है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको पीस ऑफ लैंड में मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से ही इंक्रीज़ हो सकता है प्रोडक्शन। और भी कुछ तरीके हैं, उनको बारे में भी हम लोग समझते हैं, ठीक है, उसके भी समझते हैं। चलिए, अबे रोल ऑफ इरिगेशन, अबे रोल ऑफ इरिगेशन क्या है, ठीक है, इरिगेशन के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग समझ गए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में समझेंगे। अब इरिगेशन समझिएगा। मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन रबी एंड जायड सीजन्स आल्सो। अब समझ लीजिएगा कि जो रबी सीजन हो गया और जो आपको जायद सीजन करने का मतलब है जो बहुत ज़्यादा गर्मी का समय होता है, जैसे जो उस वक्त में, जैसे मार्च अप्रैल मई का जो समय हो गया, जो जायद, जैसे कि मुस्क मेलन, वाटर मेलन, ठीक है, मुस्क मेलन को जब उगाने का रहेगा, ठीक है, वाटर मेलन को उगाने का रहेगा, ठीक है, तो इन सब को तो पानी चाहिए। अब इन सबको पानी कौन पहुंचाएगा, यही सब पंपिंग वम्पिंग सब पहुंचाएगा, ठीक है। तो इन सबको वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स एंड कैनल्स, इसके थ्रू हम लोग, पानी के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये जो पानी जो है हम लोग को यह कहाँ पहुंचाएगा, ये हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग इसको पहुंचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? अगर नहीं है कोई डाउट, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। When the irrigation facility was electrified, farming and production got boost, ठीक है। तो पालमपुर में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या हुआ, वहाँ का फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट द सिस्टम ऑफ इरीगेशन जो है, वहाँ के इरीगेशन जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हुआ, अच्छा हुआ, और इस वजह से वहाँ पे पालमपुर का जो फार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बूस्ट हुआ और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ पालमपुर में, इसकी वजह से। सिचुएशन ऑफ इरीगेशन इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री, ठीक है। अभी कंट्री में समझते हैं इरीगेशन की सिचुएशन समझते हैं, ठीक है। इरिगेशन में भी क्या है कि हम लोगों को ऐसा सा है ना कि अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन है। जैसे कि अगर वेस्ट का बात किया जाए, वेस्ट फार्मिंग का बात करें, तो वेस्ट फार्मिंग में इरिगेशन की सुविधा बहुत अच्छा है। और वही ईस्ट का, जैसे कि बिहार हो गया, आपको बिहार में हो गया, उड़ीसा, झारखंड, वहाँ उतना अच्छा फार्मिंग नहीं मिलता है आपको, ठीक है। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में समझते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स
यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड्स फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। अब ऐसा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग समझ गए, मिक्स्ड क्रॉपिंग समझ गए, इरिगेशन का भी रोल देख लिए, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड का भी रोल देखते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, HYV का ऑफ सीड्स का हम यूज करते हैं, मतलब ऐसे सर्टिफाइड सीड्स जिसमें क्या होता है ना, इसका इस ऐसे टाइप के वेराइटी ऑफ सीड्स हम लोग यूज करते हैं इसमें, जिससे क्या होता है कि पैदावार बहुत ज़्यादा होता है इससे, ठीक है, इससे फल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है, इससे हमको कोई इसको बोने के बाद बहुत ही ज़्यादा हमको पैदावार देखने को मिलता है, ठीक है। वो सिर्फ ये सीड्स ही नहीं, हम लोग मॉडर्न मशीनरी का भी यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स, ठीक है। और इसी के वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखने मिला। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो टाइम है 1960 के टाइम में, फार्मर्स इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न, इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन में यही हुआ था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज किया गया था, HYV सीड्स यूज किया गया था, ट्रैक्टर, थ्रेसर्स, ये सब आपको यूज किया जा रहा था। ओके, इन 1960 फार्मर्स इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो गया, वेस्टर्न साइड्स, हरियाणा का और ये पंजाब का, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ यूज करने को देखने को मिला, ठीक है। इरिगेशन और केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स आपको यूज करने को मिला, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ है ना कि इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन में, ठीक है, फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब सवाल ये है कि हम जो इतना जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी लैंड पर, तो ये लैंड क्या सस्टेन कर पाएगा, ठीक है, सवाल ये है। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, ठीक है। साइंटिफिक रिपोर्ट का कहने का अर्थ है कि ये जो हम जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इतने जो सीड्स हम लोग जो जेनेटिकली हम लोग ऐसे से सीड्स यूज कर रहे हैं जिसका पैदावार ज़्यादा अच्छा होगा, इसके चक्कर में कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करें, इसके चक्कर में क्या हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज बेस है क्या वो सही रहेगा या ख़राब रहेगा, वो ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। वो जो सोयल का है ना, सोयल फर्टिलिटी बहुत ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सवाल है क्यों, ठीक है। तो समझते हैं निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसको समझते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो समझते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सोयल फर्टिलिटी। कि सोयल फर्टिलिटी, अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के तो पॉजिटिव इफेक्ट को देख ले कि हाँ प्रोडक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ, बट ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ओके। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करते करते सोयल फर्टिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीमेशन ऑफ वाटर टेबल। ऐसा हो रहा है कि वाटर टेबल बहुत ही ज़्यादा लो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है, मतलब पानी जो है ना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा पानी बहुत ही नीचे चला गया, ग्राउंड जो वाटर टेबल होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्लीशन होते जा रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिसोर्स, ठीक है, लाइक सोयल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड इन ओवर ईयर्स, वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर टू देम, ठीक है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये जो हम लोग इसका यूज़ जो बार बार करे जा रहे हैं, इसके वजह से इन्वायरमेंट रिसोर्सेज जैसे कि सोयल फर्टिलिटी, ठीक है, ग्राउंड वाटर, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा है और ये इसको सही होने में लाखों साल लग जाते हैं, जिस वजह से बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। और इसीलिए ये बाद में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बाद में हमें फ्यूचर में ये फ्यूचर डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर में दिक्कत ना बने, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, ओके। तो हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द लैंड्स द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ओके। तो ये समझते हैं कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द फार्मर्स और पालमपुर के जो फार्मर्स के बीच में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है, ओके। तो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग, ठीक है। समझते हैं, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। समझते हैं, लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या है ना कि ये है लैंड का आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देख लीजिए, ओके। इस तरह से आपको वहाँ के ज़मीन है कि किसी के पास क्या है, आपको इस तरह से ज़मीन देखने को मिलेंगे, किसी के पास आपको इस तरह से मिलेंगे, किसी के पास आपको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, कुछ बड़े किसान हैं जो आपको इस तरह से मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे किसान हैं तो उसको आपको यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे किसानों को आपको या इतने इतने ज़मीन है। और कुछ मिडल, अगर किसान मिडल फार्मर को अगर अब देखा जाए तो उसको ऐसे हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। किसी के पास तो है ही नहीं, सम डू नॉट हैव लैंड, ठीक है, किसी के पास तो है ही नहीं। सम हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, अभी हम आपको समझते हैं कि किसी के पास छोटा सा है। सम सेक्शन हैव ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड, किसी के पास तो बहुत ही बड़ा है। क्लियर, अब समझते हैं आगे। तो सिचुएशन इन पालमपुर, स्टोरी ऑफ गोविंद। गोविंद का एक कहानी है कि गोविंद के पास क्या था, लगभग एटलीस्ट 2.25 के लगभग हेक्टेयर के
ज़मीन था, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी के बुक में आपको ये आपको है रखा कहानी, आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि उसके 3 बेटे थे और उनके पास एक बुफेलो था। वो जब डेथ कर जाते हैं तो उसके तीनों बेटे को वो ज़मीन बाँट दिया जाता है, जो कि 0.75 हेक्टेयर 0.75 में बाँट दिया जाता है। तो ये तो ज़मीन था कम, तो इसके वजह से उसको कुछ अदर काम भी करना पड़ता है, क्योंकि अब ज़मीन तो कम है, अब उसी फार्मिंग करने से सब कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसे कुछ कहानी है, उसको पढ़िएगा, ओके, क्लियर। अब एक चीज़ और है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है, उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है, ये 55.4 आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये आपको मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, लेस देन 2 हेक्टेयर, जिसको कम है, ठीक है। और ये जो ज़्यादा आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये है आपको इतना, मतलब कि जो कम है नंबर ऑफ़ फार्मर्स जो दिख रहे हैं ना 85%, ये आपको दिख रहे हैं जो छोटे फार्मर्स हैं। जो 15% है ना, वो है आपको बड़े फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, ठीक है, मोर देन 2 हेक्टेयर, इन पे ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो जो आपको ज़्यादा बड़े और मीडियम को देखेंगे वो है 15%। तो 15% लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा है और 85% लोगों के पास ज़मीन कम है। तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ज़मीन वहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक सवाल है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अभी हम लोग लैंड के बारे में समझ गए, अब लेबर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको कि लेबर आपको कौन प्रोवाइड करता है, तो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या बोले थे आपको, एक लेबर है। और इस लेबर के बारे में समझेंगे। अभी हम लोग को लैंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग लेबर के बारे में समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं प्रोडक्शन में, जो गुड्स एंड सर्विस में, जो प्रोडक्शन में जो हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट होता है वो कौन था, लेबर। तो अभी हम लेबर के बारे में समझेंगे। एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेबर। अब लेबर का बात है, लेबर कौन है और कहाँ से आते हैं, ये समझिएगा। लेबर कौन है, लेबर कहने का मतलब है कि अभी हमको पहले समझाए थे कि किसी के पास तो ज़मीन है ही नहीं, तो वो फार्मिंग कहाँ करेगा। तो वो फार्मिंग वैसे जगह पे करते हैं जो बड़े फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या करते थे, हायर कर लेते हैं वैसे लोगों को जिसके पास ज़मीन नहीं है, उससे फार्मिंग कराते हैं, ठीक है, उसको अपनी ज़मीन पर फार्मिंग करवाते हैं। तो वो क्या कहलाए गए, वो लेबर कहलाए। क्लियर यहाँ तक? अगर कुछ लोग लैंडलेस लेबर होते हैं वैसे लेबर, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या है ना, लेबर भी 2 टाइप के हैं। अब एक हो गए आपको स्मॉल फार्मर और आपको हो गए एक हो गए मीडियम एंड लार्ज फार्मर। दे अलॉन्ग विथ देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओवन फील्ड्स। जो स्मॉल फार्मर है वो क्या करेंगे, अपने और अपने फैमिली सबके साथ वो अपना फील्ड को वो अपना खेती करते हैं, ठीक है। और मीडियम एंड लार्ज फार्मर हो गए, दे हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। वो अपने फील्ड्स पर काम करवाते हैं। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। जो फार्म लेबरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो खास करके लैंडलेस लेबर्स होते हैं या लैंडलेस फैमिली से आते हैं वो लोग, या नहीं तो वो छोटे छोटे आपको उसके पास खेती कराता है। वो सोचते हैं कि हम अपने में भी थोड़ा सा कर लें और जाके कहीं और भी कर लें, जिससे हमें उसको कुछ वो मजदूरी करके कुछ कमा सके, अर्निंग कर सके। इस वजह से वो कहीं किसी के बड़े फार्मर के यहाँ जा करके काम भी कर लेते हैं। क्लियर? अब सिचुएशन ऑफ ए फार्म लेबर, एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ दाला एंड रामकली। ये स्टोरी पढ़िएगा, ठीक है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अच्छा, ये स्टोरी एटलीस्ट देख लेते हैं, स्टोरी है या नहीं है, एक सेकेंड देखते हैं, होना चाहिए। हाँ, ये है आपको दाला एंड रामकली का स्टोरी है। तो ये समझिएगा, ये कह रहा है, ठीक है, ये है आपको दाला, ठीक है, ये आपको दाला हो गया, ये आपका रामकली हो गया। देख रहे, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यही है आपके आज के समय में तो लार्ज फार्मर्स क्या कर रहे हैं, हम लोग को बहुत ही दिक्कत में है। लार्ज फार्मर्स हम लोग को हायर करते हैं, ठीक है, कुछ वो भी अब क्या कहते हैं, ये बोलती है रामकली बोलती है कि जो घनश्याम जो बड़ा फार्मर है, इसने ये करता है कि अब इन्होंने क्या करने लगा, हार्वेस्टर ले लिया, मतलब ऑटोमेटिक अब मशीन से ही कटने लगा है, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, ये लोग जाकर के कटाई करते थे, अब वो भी नहीं होता है। क्लियर? तो ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, उसी में कहता है ये जो है, आई आउ द लोकल मनी फॉर 2000 एंड आई हैड टेकन फॉर 1000। मतलब ये भी कर्ज लेकर रखा है। ये भी कह रहा है कि दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग। सोच रहे कि कहीं पर जाके ईट भट्टी में जाके काम कर लेंगे। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू पास्ट डेप्ट। वो पहले से ही कर्ज लेकर रखा, मनी लेंडर सब उसको देगा भी नहीं। तो ये एक स्टोरी था। क्लियर? तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ये जो स्टोरी के तो समझ ही गए होंगे।
अब सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होता है, एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं सरप्लस, ओके। ये जो सरप्लस है तो इस सरप्लस से क्या किया जाएगा, इस सरप्लस का सेल किया जाएगा, क्लियर। तो जो सेल करेंगे तो व्हाट इज प्लस सरप्लस, सरप्लस समझते द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, इट इज एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि इतना इतना ज़मीन पर वो लोग खेती किए, ठीक है। अब इतना वो क्या है कि सारा का सारा जो भी प्रोड्यूस हुआ तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो सारा का सारा खा जाएगा, वो उसको जितना रिक्वायरमेंट है, वो जितना उसको जरूरत है उतना वो रख लेगा, बाकी सब क्या करेगा, वो सब उसे बेचेगा, उसे अर्निंग लेगा, ठीक है, अर्निंग करेगा, ठीक है। तो रिलेट इट विद द स्टोरी ऑफ सविता एंड गोविंदसन, गोविंदसन के बारे में जानेंगे और सविता, ये भी एक स्टोरी है, स्टोरी पढ़िएगा। नॉट एवरीवन हैव सरप्लस, अब सभी के पास सरप्लस नहीं है, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स हैव बीन लिटिल सरप्लस, इट इज़ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सेल सरप्लस टू मार्केट। अब वो क्या है, अर्न मनी, क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस। अब स्मॉल फार्मर्स के पास लिटिल सरप्लस इसलिए है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो उसके पास उतना ही लैंड है, ज़मीन है कि जिसके ऊपर खेती करके वो अपना भरण पोषण कर रहा है। वो सोचता है कि हम इसको देखें, क्या है कि जो सरप्लस मिल रहा है उससे जो कैपिटल आ रहा है, वो सोचता है कि इस कैपिटल का क्या करें, कैपिटल का आगे का सीड के लिए बचा के रखें, आगे का फार्मिंग के लिए हम लोग उसको बचा के रखें, या अभी के हम लोग रोजी रोटी देखें, ठीक है। तो ये सोच करके वो लोग कन्फ्यूज रहते हैं। और जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसे बेच करके उसे बाद में वापस आगे के खेती के लिए, आगे का फसल के लिए वो लोग पैसा रखते हैं। और वो उससे जो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास सरप्लस होता है तो उससे क्या करते हैं, उसी कैपिटल को वो लोग क्या करते हैं, लोन की तरह भी देते हैं। तो वो सविता नाम की है, उसको लोन भी दिया हुआ था। तो ये एक स्टोरी है, ये पढ़िएगा, ओके। ये आपको एनसीईआरटी में आपको स्टोरी सब दिया हुआ है, स्टोरी से कुछ ज़्यादा ही रिलेट हो पाता है कहानी, ठीक है। तो ये क्या कहता है, लोन देने का भी एक ये होता है कि ट्रैप में आपको ये फंस जाते हैं, क्लियर। ये ट्रैप एक तरह का होता है कि जो छोटे किसान जो होते हैं ना, इसी ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। वो लोन ले लिए रहते हैं, उसी लोन और कुछ लोग क्या करते हैं, उसके लैंड पर काम करते हैं, उसको कम मजदूरी भी देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे यहाँ काम करो, तुमको हम इतना रुपया देंगे और ऐसे करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोन ले करके बार बार अपनी खेती में लगाते हैं इस सोच में कि पैदावार अच्छा होगा तो बाद में हम उसको लोन चुका देंगे। बट कभी कभी क्या होता है, नेचर भी साथ नहीं देता, जिस वजह से वेदर अगर सही नहीं रहा तो उसका फसल भी बर्बाद। एक तरह का फार्मिंग अगर देखा जाए ना तो बहुत बड़ा एक रिस्क भी है। तो स्टोरी ऑफ तेजपाल सिंह, वही तेजपाल सिंह है जो सविता को, ये जो स्टोरी ऑफ तेजपाल सिंह है पढ़िएगा, तेजपाल सिंह ही सविता को लोन देता है। तो ये समझिएगा। व्हाट इज डन विद द अर्निंग विद द गेन आफ्टर सेलिंग विद द सरप्लस। अब वो जो गेन आया, जो अर्निंग आया, अब उसका क्या करेंगे, उसका सारा क्या करेंगे, खा जाएंगे, नहीं, समझते हैं, एक सेकेंड। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, यही है कि जो सिर्फ सरप्लस का हम लोग क्या करेंगे, वो सरप्लस का हम लोग कैपिटल के लिए बचा के रखेंगे। और वो कैपिटल बहुत तरह से यूज़ किया जा सकता है। जो स्मॉल फार्मर होंगे वो क्या कर लेते हैं, वो उसको अपना डेली यूज के लिए रखते हैं, और या नहीं तो उसे सोचते हैं कि आगे लगाएं कि नहीं लगाएं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज रहते हैं। स्मॉल फार्मर तो नहीं कर पाते हैं, तो उसको लोन लेने की जरूरत पड़ता है। तो वो लोन किसके लेंगे, तो जो बड़े फार्मर्स है, वो जो बड़े फार्मर्स क्या होता है, बड़े फार्मर्स के पास भी सरप्लस आता है, सरप्लस उसके पास ज़्यादा आएगा क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। जिस वजह से उसको ज़्यादा सरप्लस होता है, उसी सरप्लस का वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर दे देता है लोन, जिस वजह से वो क्या होता है, उस ट्रैप में फंसा रह जाता है छोटे फार्मर सब, क्लियर। तो ये होते हैं सरप्लस। अब हम समझते हैं, ये तो हो गया आपको प्रोडक्शन के बारे में समझ गए, क्लियर। अब समझते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि फार्मिंग तो समझ में आ गया, अब कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ थे जो कि पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग भी हो रहे थे, ठीक है। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मर्स आल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटी ऑफ अदर देन फार्मिंग, ठीक है। टू अर्न लाइवलीहुड दीज एक्टिविटीज़ आर नॉन एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब पूरी बात है ना, जो फार्मिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा है वो नॉन फार्म एक्टिविटी कहलाएगा। अब समझते हैं उसमें से कौन कौन से एक्टिविटी आते हैं, ठीक है। तो उस एक्टिविटी में आपको पहला चीज़ तो आपको डेयरी वाला हो गया, ठीक है, ये जो डेयरी हो गया वो हो गया। दूसरा स्मॉल हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तीसरा हो गया द शॉपकीपर्स ऑफ द पालमपुर। चौथा हो गया ट्रांसपोर्ट। तो ये इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, तो वो स्टोरी पढ़िएगा। तो डेयरी हो गया, डेयरी में क्या हो गया कि वहाँ पर आपको जो भी दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशु का दूध बेच करके उसमें आपको अर्निंग किया जा सकता है। जैसे मुर्गियाँ रखते हैं, मुर्गियों के अंडे बेच करके भी अर्निंग किए जाते हैं। तो ये सब आपको जो डेयरी प्रोडक्ट सब हो गए, डेयरी से भी कमाया जा सकता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, जैसे कि प्रोड्यूसिंग गुड्स इन स्मॉल स्केल, दे आर प्रोड्यूस मोस्टली एट द सम होम इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। इसमें खास करके कुछ छोटे छोटे फैमिलीज होते हैं, कुछ लोग होते हैं साथ में, वो लोग आपस में मिल करके फैमिली के लोग
कुछ प्रोड्यूस करते हैं और उसे बेचते हैं। क्लियर। जैसे स्टोरी ऑफ मिश्री लाल का है कि ये जो है इस तरह का एक स्टोरी है कि वो लोग क्या करते हैं, जो शुगर कैन होता है, शुगर कैन से जेगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, और इसे करके बेचते हैं। इस तरह से एक स्टोरी है, वो पढ़िएगा। जेगरी प्रोडक्शन, ठीक है, गुड़ का जो प्रोडक्शन होता है वो समझिएगा। अब तीसरा है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, ठीक है। जो शॉपकीपर्स हो गए, जैसे स्मॉल शॉप्स सेलिंग गुड्स इन विलेजेस, नॉर्मल जैसे कि कोई भी सामान वामान जो खरीदते हैं, कोई भी शॉपकीपर हो गया। जनरल स्टोर हो गया, शॉप नियर दी बस स्टैंड, जो बस स्टैंड के पास जो शॉप्स हैं। कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम, करीम का एक कहानी है कि करीम क्या करता है, करीम के पास नॉलेज होता है, एजुकेशन अच्छा रहता है, तो उस वजह से वो क्या करता है, कंप्यूटर का नॉलेज रहने की वजह से वो कंप्यूटर का एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लेता है, जिसमें से 2 महिलाओं को भी हायर करता है, वो भी डिप्लोमा ली हुई होती है। तो इससे क्या करता है, एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लेता है, और जिससे कि बच्चों सबको सिखाने के लिए इसको खोल लेता है। तो एक कंप्यूटर सेंटर एक करीम का एक स्टोरी है। एक है ट्रांसपोर्ट में क्या, एक फास्ट डेवलपिंग सेंटर, वेराइटी ऑफ व्हीकल्स प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस बिटवीन पालमपुर टू रायगंज, ठीक है। अब ये पालमपुर एक जगह हो गया, रायगंज एक सिटी हो गया। तो इस गाँव से सिटी जाने के लिए जो हम लोग को कुछ ऐसा तो नहीं पैदल जाएंगे, तो अब उस सिटी से जाने के लिए हम लोग को कुछ व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे आजकल तो टोटो बहुत ज़्यादा फेमस है, रिक्शा हो गया, टोटो हो गया, ऑटो हो गया, ये सब के, ठीक है। फेयरिंग ऑफ पीपल एंड गुड्स, ठीक है, गुड्स एंड स्टोरी ऑफ किशोर का भी एक स्टोरी है इसी तरह का। क्लियर। तो ये स्टोरी था आपको समझने के लिए। बस यही है कि जो गुड्स एंड सर्विस जो आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें जो मेन जो चार आपको फैक्टर्स हैं वो समझना था। क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट है? ये चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस आपको चैप्टर को वापस से मैं अगर हम आपको समझाएं तो एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया। फार्मिंग इन पालमपुर किस तरह से हो रहा है, 75% लोग फार्मिंग कर रहे हैं, 25% लोग नॉन फार्मिंग कर रहे हैं, और इसी के भी हम अभी 4 एग्जांपल्स को भी हम लोग देखें। और ये फार्मिंग इन पालमपुर में समझ रहे थे कि 75% में फार्मिंग में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लैंडलेस बहुत लोग हैं, ठीक है, और कुछ लोग मिडल हैं, कुछ लोग मिडल हैं, ठीक है, और कुछ लोग ह्यूज स्केल पर हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, ये लैंडलेस वाले को लोन दे करके एक ट्रैप में फंसाते हैं, और उसके बाद वो उसको खेती के नाम पर क्या अपने यहाँ खेती करवाते हैं, उसको कम पैसे देते हैं, ठीक है। और छोटा स्केल का जो भी फार्मर होता है वो इसी चक्कर में फंसा रह जाता है। और फार्मिंग और क्या, लैंड इज़ फिक्स्ड, तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स में जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो छोटे स्केल के हैं, ये जो नंबर ऑफ जो फार्मर्स जिसका सपोज डेट समझाते हैं। ये है सपोज डेट इतना आपको हो गया नंबर ऑफ फार्मर्स। वैसे फार्मर्स के नंबर से संख्याएं हैं, जिसका क्या है, जो थोड़े अच्छे लेवल के, मिडल एंड हाई लेवल के हैं, ओके। ये इतने दूर के, और ये सब हो गए, ये सब इतने दूर के हो गए जिसको क्या है ना, उतना अच्छा ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स कैसा है, सिचुएशन वैसा है कि जो मिडल और थोड़े ह्यूज लेवल के जो फार्मर्स हैं उसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, और जो नंबर्स में ज़्यादा है ऐसे फार्मर्स जिसके पास ज़मीन नहीं है। क्लियर। हु विल प्रोवाइड द लेबर कौन प्रोवाइड करता है, वैसे लोग जो लैंडलेस होते हैं, वैसे लोग जो छोटे स्मॉल लेवल के होते हैं, जो अपने में तो करते ही हैं, साथ सोचते हैं कि आगे का रोजी रोटी कैसे चलेगा, तो वो कहीं और भी जाकर काम करते हैं। उसके बाद कैपिटल कहाँ से आता है, तो कैपिटल वहाँ से आता है जब हम लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो जो सरप्लस आता है उस सरप्लस को बेच करके हम लोग कैपिटल लेते हैं। अब सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो फार्म प्रोडक्ट से जो सरप्लस है जो हम लोग बेच करके सेलिंग करके हम लोग अर्निंग करते हैं, और इसी अर्निंग का हम लोग बाद में कैपिटल का यूज करते हैं कि आगे के खेती करने के लिए हम लोग आगे का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक?